Hello, 10th standard. Welcome back to the Crystal Concept, and this is Shubham sir. And today we are going to start चैप्टर नंबर 3 का PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जो भी चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आए होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब तक हमने यहाँ पे साइंस 1 के PYQs ग्रेविटेशन मतलब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के अपलोड कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन और अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना टाइम आपका बचे उतना अच्छा है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन, ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के बेस पे आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दी है ये कौन से टाइप की है? तो अगर आप अच्छे से रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे NO3 है और यहाँ पे Cl है, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देखोगे तो Cl यहाँ पे आ चुका है और NO3 यहाँ पे आ चुका है। मतलब NO3 के जगह पे Cl और Cl के जगह पे NO3, यहाँ पे हो गई पोजीशन एक्सचेंज। रिएक्टेंट की पोजीशंस एक्सचेंज होने की वजह से दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही, दो आयंस की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन। जो ऊपर के जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसका आपको क्या लिखना है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। तो मुझे बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर आप पता होगा तो ये आप सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे लिख पाओगे, बिकॉज आपको टाइप ऑफ रिएक्शन तो पता होनी चाहिए ना डेफिनेशन लिखने के लिए। तो ये रिएक्शन कौन से टाइप की है? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन होता है रिएक्शन इन विच आयंस, यहाँ पे आयंस कौन कौन से हैं? NO3 और Cl। ये जो आयंस है, reaction in which ions in the reactant are exchanged to form a precipitate। क्या हो रहा है यहाँ पे? आयंस अपनी पोजीशन बदल रहे हैं टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के सामने हमेशा ऐसा डाउनवर्ड एरो होता है। प्रेसिपिटेट ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता, नीचे सतह पे आके बैठ जाता है या नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट देखो कौन कौन सा है? AgNO3। AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, यू कैन चेक आउट, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है। NaCl का नाम तो सबको पता है, कमेंट करके चलो बताओ, बिना देखे आप कमेंट करो पहले तो NaCl का नाम क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के भी नाम लिखने हैं। तो पहला वाला प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा वाला प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन, दिस इज आल्सो PYQs। तो सारे हम PYQs ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के बीच की सिमिलरिटीज और डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करनी है। पहला इवेंट क्या है? जब हम NaOH को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और दूसरा इवेंट क्या है? जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको दोनों एक्सप्लेन करना है बहुत बढ़िया से। देखो पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज, दोनों में क्या सिमिलरिटी, इन दोनों रिएक्शन में क्या क्या सिमिलरिटीज है, लेट्स चेक आउट। सबसे पहली बात करते हैं सिमिलरिटीज की। तो जब आप NaOH लो या CaO लो, दोनों पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। बोथ NaOH एंड CaO बोथ आर डिसॉल्व इन वाटर। आप इतना सा लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, बट आगे सुन लो अभी। NaOH डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एक्वस NaOH। जब आप NaOH को पानी में डालोगे तो ये एक्वियस NaOH बनाएगा, मतलब पानी के साथ डिसॉल्व होता है, तभी हम आगे एक्यू लगाते हैं जिसमें पानी होता है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस। क्लियर है आपको? तो दोनों पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं, पहला पॉइंट तो ये था, ये सिमिलरिटीज है। आगे, बोथ एक्वस NaOH एंड CaOH2, दोनों पानी में डाल दिए, इसके लिए हम एक्वस बोलेंगे। बोथ एक्वस NaOH एंड CaOH2 आर बिटर इन टेस्ट। थोड़े से टेस्ट में कैसे रहेंगे? बीटर रहेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर लेंगे ब्लू में, और उनका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। मतलब यहाँ पे CaOH2 लो या NaOH एक्वस वाला लो, दोनों का नेचर होगा बेसिक नेचर। तो ये भी सिमिलरिटीज है उनके बीच में। बोथ इवेंट्स आर एक्सोथर्मिक, मतलब क्या कि जब भी ये रिएक्शन होगी वहां पे हीट बाहर निकलेगी। हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी। NaOH को पानी में डाला, पानी गर्म हो जाएगा, मतलब वहां पे हीट पैदा हुई है, हीट जनरेट हुई है। सो इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब दोनों में हीट इवॉल्व होगी, तो लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। आई थिंक आपको सिमिलरिटी समझ में आ गई है।
ये है इनके रिएक्शंस। जब हम NaOH को वाटर में डालेंगे तो वो NaOH एक्वस बन जाता है, और CaO को वाटर में डालेंगे तो CaOH ट्वाइस प्लस हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा कि दोनों सॉल्युबल है, बट कंपेरिजन अगर करने जाए तो ये ज्यादा सॉल्युबल है। हाईली सॉल्युबल मतलब उसका हर एक कण पानी में डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर, वेयर एज कैल्शियम ऑक्साइड इज अ लेस सॉल्युबल। बोथ आर सॉल्युबल बट देयर इज अ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, कोई ज्यादा सॉल्युबल हो रहा, कोई लेस सॉल्युबल हो रहा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, NaOH इज अ मोनो एसिडिक बेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप NaOH को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, NaOH को आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो सिर्फ एक OH माइनस देगा। कितना OH माइनस देगा? एक OH माइनस उस एसिड को दे पाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मोनो, मतलब एक एसिडिक बेस। ठीक है ना, एसिड मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाई मोनो एसिडिक बेस। और अगर हम CaOH2 को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो यहाँ पे 2 OH देगा, वो 2 OH माइनस यहाँ पे दे पाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड डाई एसिडिक बेस। तो ये उनका एक डिफरेंस हो गया यहाँ पे। NaOH इज अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मेक स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर CaOH2 इज अ वीक बेस। हमने ये पहला सिमिलरिटीज में हमने पढ़ा था कि दोनों बेस बनाते हैं, बट डिफरेंस में क्या आया है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और एक वीक बेस बनाता है, ये डिफरेंस है। तो आप दोनों में से आप 3-3 पॉइंट में से कोई भी 2-2 पॉइंट लिख लोगे, यू विल गेट full marks. Okay, next word. Observe the following reaction and carefully answer the sub questions. तो आप देख पा रहे हो किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आपको ज्यादा तौर पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अमोनिया दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द सॉल्ट एंड एसिड इन द अबाउ रिएक्शन। इस रिएक्शंस में कौन से सॉल्ट है और कौन सा एसिड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो NH4Cl है वो सॉल्ट है। सॉल्ट कब बनता है? जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनता है। तो मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अपने आप में क्या है? यहाँ पे सॉल्ट है। अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यहाँ पे एसिड है, नाम ही उसका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्वियसली एसिड है वो। तो आपको यहाँ पे सॉल्ट और एसिड आइडेंटिफाई करना था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। विच इज द बेस इन द अबाउ रिएक्शन। इस अबाउ रिएक्शन में बेस कौन सा है? तो थोड़ा सा अगर माथा अगर अपन लगाएंगे तो हमें पता चला कि ये एसिड है, ये सॉल्ट है, तो बचा हुआ क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? बेस होगा। हियर अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया को एज अ फर्टिलाइजर और बहुत सारी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, और अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे अमोनिया क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, बट इट इज अ वीक बेस। ओके, यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, राइट द, ये देखो 2019 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। राइट अ रिएक्शन शोइंग डिसोसिएशन ऑफ द बेस इन वाटर। यहाँ पे बेस कौन सा है? अमोनिया है। अमोनिया को जब पानी में डालेंगे तो उसका डिसोसिएशन कैसा होगा वो आपको रिएक्शन के थ्रू शो करना है। तो सिंपल है कि जब भी आप अमोनिया को पानी में डालते हो तो यहाँ पे अमोनिया क्या करेगा? एक हाइड्रोजन पानी का लेगा और ये बना देगा अपने आप को NH4+, मतलब ये बन जाएगा अपने आप में कटायन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज वाला, और साथ में OH माइनस रिलीज करेगा, बिकॉज अमोनिया हमने पढ़ा था अमोनिया बेस है और बेस का काम क्या होता है? OH माइनस रिलीज करना। तो ये उसने यहाँ पे भली बाती करके दिखाया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है और आपको PYQ अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और ये क्या होगा ना, PYQ से आपको ये पता चलेगा कि भाई पढ़ना कितना और क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। ओके, कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शंस, मार्च 2020 2 मार्क्स का क्वेश्चन से आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना बहुत सिंपल। पहला रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया है। कैन यू डू कमेंट प्लीज? कमेंट योर आंसर राइट नाउ। चलो भाई, पहले रिएक्शन का कमेंट आ गया बहुत लोगों का, वेरी गुड, परफेक्ट, सही कर रहे हो। आपको रिएक्शन का नाम लिख पाओगे क्या? ओके, चलो नेम द रिएक्शंस, किस टाइप का रिएक्शन है वो बताना है। टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी से, किस टाइप का रिएक्शन है कमेंट करो। परफेक्ट, ये भी सही है। ठीक है ना, तो आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता दिया और आपने रिएक्शंस के बारे में बता दिया। लुक एट दिस, FeSO4, यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रिप्लेस हो जाएगा फेरस से, ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट, एंड रिमेनिंग इज फेरिक सल्फ, और रिमेनिंग क्या बच जाएगा यहाँ पे? कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है ना, ये फेरिक सल्फेट नहीं, दिस इज फेरस सल्फेट। ओके, Fe2+ वाला यहाँ पे आयरन है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का टाइप कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे Fe और Cu की जगह चेंज हो गए, दैट इज वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने कमेंट बहुत सही किया। नेक्स्ट, इसे आपको डायग्राम दिया रहेगा, ऑब्जर्व द पिक्चर, 2020 मार्च 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रस्ट? सबसे पहले आपको रस्ट का डेफिनेशन डायग्राम के थ्रू पूछा है, तो रस्ट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। रस्ट इज द रेडिश कलर सॉलिड लेयर। रस्ट क्या होता है? रेडिश कलर की लेयर होती है सॉलिड फॉर्म में,
फॉर्म ऑन द आयरन सरफेस, किसी भी लोखंड के सरफेस के ऊपर फॉर्म होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग मतलब कोई भी आयरन का सरफेस जब ऑक्सीजन और वाटर वगैरह के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको रस्ट लग जाता है, रेडिश कलर की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने ये डायग्राम आप इससे समझ जाओगे कि रस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा कोई भी मेटल का या आयरन का सरफेस होता है वो पूरा रेडिश कलर का हो जाता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2। ये थोड़ा सा लिखते समय आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है Fe2O3 और यहाँ पे XH2O, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ओके, नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द एनोड। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है एनोड किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में लिखना है। रिएक्शन ऑफ आयरन एट द एनोड, तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको यहाँ पे पहले से रिएक्शन दे रखी है, यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो फेरस है, यहाँ पे जो फेरस है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो बन जा रहा है Fe2+। क्या बन जा रहा है? Fe2+। क्या बन जा रहा है? Fe2+। और इस तरीके से एनोड के ऊपर आयरन का क्या हो रहा है? आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कभी कभी ध्यान रखना ये एग्जाम में नहीं दिया हो सकता है यहाँ पे, तो आपको ये याद भी करना है, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द कैथोड। रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द कैथोड, तो कैथोड पे किस तरीके से, कैथोड एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे सिंपल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है 4H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है? 2H2 बन रहा है। तो कैथोड पे ये वाली रिएक्शन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछा है, तो कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर डिफरेंट रीजन on the surface of iron because become anode and a cathode। कोरोजन में क्या होता है? प्रोसेस वेयर डिफरेंट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड। आयरन का जो अलग अलग पार्ट है, आयरन 2 हिस्सों में बट जाता है, एक हिस्सा बन जाता है कैथोड का, एक हिस्सा बन जाता है एनोड का, लीडिंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ द रस्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिएक्शन। बट आप जो कोरोजन का डेफिनेशन है अपने टेक्स्ट बुक से लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन नहीं है। तो आई सजेस्ट दैट कि एक बार कोरोजन का डेफिनेशन अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ना, और हो सके तो मुझे वो डेफिनेशन कमेंट जरूर करके आप बताना, तो ज्यादा वेल एंड गुड रहेगा। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको ओके केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है यहाँ पे लाइमस्टोन, और उसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। मे बी वो लोग यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कौन सी टाइप का रिएक्शन है, तो यू जस्ट हैव टू राइट डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, तो ये एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ना कि एक्सोथर्मिक। इसकी बात का आप ध्यान रखना, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में यहाँ पे ये पूछा गया है। आपके सामने ये रिएक्शन है और पूछा है वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आपको पूछा है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर आप रिएक्शन को अच्छे से देखोगे तो एरो के ऊपर ट्रायंगल बना है, और एरो के ऊपर ट्रायंगल का मतलब हो रहा है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ रहा है। वापस सुनना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर अगर एरो के ऊपर अगर आपको ट्रायंगल दिखाया है, मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, और हीट अगर देना पड़ेगा तो रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड, हीट बाहर से बार बार सप्लाई किया जा रहा है फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करने के लिए बाहर से क्या करना पड़ रहा है, हमें हीट देना पड़ रहा है। सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब क्या करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में एटम का नंबर सेम करना है। तो अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे इस तरफ सोडियम कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे सिर्फ सोडियम 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो सोडियम के आगे 2 लगाया गया है, सिंपल है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे और कहाँ पे यहाँ पे चेंजेस किया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन चेक करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अब 2 लगाने की वजह से ये हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। तो इधर 4 हाइड्रोजन लाने के लिए इधर 2 लगाया है, क्योंकि ये 2 2 4 हो जाएगा, तो टोटल दोनों तरफ जितने भी एटम से एटम का नंबर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आप वो टेबल बना के भी इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन 2023 मार्क्स, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। आपको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, उसी का क्वेश्चन है। मतलब ये जो पिछला क्वेश्चन है उसका तीसरा क्वेश्चन है।
तो ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने वाले को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेंट है वो है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया है, मतलब कॉपर ऑक्साइड किसी को अपना ऑक्सीजन दे चुका है, तो देने वाले को हम बोलेंगे, ऑक्सीजन देने वाले को हम बोलेंगे ऑक्सीडेंट। और हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है, इसके लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे हम बोलेंगे रिडक्टेंट, मतलब ऑक्सीजन लेने वाला, जो खुद क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मत बनाओ, ऑक्सीजन देने वाला यहाँ पे ऑक्सीडेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन लेने वाला यहाँ पे रिडक्टेंट हो जाएगा इस वाले केस में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग डेफिनेशन होता है और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट अलग डेफिनेशन होता है, दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वापस से बैलेंसिंग का क्वेश्चन, मतलब बैलेंसिंग पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन के केस में तो अभी ये बैलेंस है, पर जब भी आप बैलेंसिंग करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के सबसे पहले दूसरे एटम्स को बैलेंस करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सल्फर की, तो यहाँ पे सल्फर 2 है और यहाँ पे सल्फर 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 3 लगाया गया, क्यों लगाया गया, 3 चेकआउट करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ओके, हाइड्रोजन, चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो दो दो ऑक्सीजन को दो करने के, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे आगे 2 लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 लगा दिया है, इस प्रोसेस में यहाँ पे चलना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात करनी पड़ेगी, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को अभी आप चेक करो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 2 है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पे 2 लगा चुके हैं। अब सल्फर की बात करते हैं, यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पे सल्फर 2 है, तो यहाँ पे टोटल 3 सल्फर चाहिए, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे 3 लगाया गया है। ओके, इस तरीके से आपको शांति से बैलेंस करना, बैलेंसिंग इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सेम इसका भी बैलेंसिंग उन्होंने यहाँ पे करके रखा, आप बैलेंसिंग चेकआउट कर लो। एटम को आपको नंबर सेव करना, थोड़ा बहुत एक बार रॉन्ग होगा, पेंसिल से लिखना पेपर पे, और सही होने के बाद फाइनल आंसर आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज रिकमेंडेड यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी ऑयल होता है उसको हमें ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जिसमें हवा एंटर ना कर पाए। ऐसा क्यों, क्योंकि यूजिंग ऑयल, ओल्ड कुकिंग ऑयल कैन लीड अ फॉल ऑर्डर एंड चेंज द टेस्ट। अगर आप ओल्ड कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें गंदी स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। दिस अकर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। और एक्सेलरेट व्हेन द ऑयल इज एक्सपोज टू द एयर, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एक्सेलरेट मतलब फास्ट हो जाती है अगर आप ऑयल को खुले में या हवा में वगैरह रखते हो। समझ में आ रहा है आपको, या हीट या गर्मी के बाजू में रखोगे तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस फास्ट होती है और ऑयल जल्दी खराब होता है। Storing edible oils in airtight container is recommended to prevent the oxidation and maintain the oil's quality over a time। अगर आप ऑयल को एयरटाइट कंटेनर में रखोगे तो आप ऑयल की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकोगे लंबे समय तक, ठीक है। दिस इज कवर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को पहचानना है, तो आप क्या मैं चाहता हूँ, क्या आप इनके आंसर को कमेंट्स कर सकते हो, कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहला वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेकेंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा, जिसका बारे में आपको कमेंट करना अभी पड़ेगा। लेट्स सी कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। यहाँ पे इसको, इसके बारे में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मार्च 2022 का क्वेश्चन है, एंड जस्ट आप आंसर टाइप कर लो, मैं समझ जाऊंगा आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर टाइप किया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है और आपको इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे शुगर को हीट करते हैं तो यहाँ पे 12 कार्बन और 11 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलते हैं। ये टाइप की रिएक्शन भी पूछी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा है, और आपको यहाँ पे चेंजेस पहचानने हैं। जैसा ट्रांसफर ऑफ आइस इनटू द वाटर, जब आइस मेल्ट होके पानी बन जाता है, जब आइस क्या होता है, मेल्ट होके क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये फिजिकल चेंज है। ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि वाटर को वापस से मैं आइस में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट्स व्हाई दिस इज अ फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार पक गया तो उसको वापस हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो केमिकल चेंज, वी कैन नॉट convert curd into the milk। Okay, evaporation of water, this is a physical change। digestion of the food in the stomach, this is a chemical change। और iron filling get attract toward the magnet, this is the physical change। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स होंगे या आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे।
इसी तरीके से हम सारे पीवाईक्यूज अपलोड करने वाले, बट आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ हो सके उतना चैनल को शेयर करो। कम से कम हर बंदा अगर अपने 10 दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है तो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट अपना 50 के टारगेट पहुंच पार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपके हेल्प से ये हो भी सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।